नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कारगिल युद्ध लड़ा गया था, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में हम क्या क्या हुआ था, क्या क्या सिचुएशन ऐसी बनी थी कि ये युद्ध हुआ। ठीक है, पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया था जो इस एक समय में ऐसा लगता था कि हाँ, अभी पाकिस्तान को मतलब हराना मुश्किल हो जा रहा था, लेकिन फिर कैसे कैसे ये तख्ता पलट हुआ, कैसे कैसे ये युद्ध का जो था, ये परिणाम जो पाकिस्तान सोच रहा था वैसे नहीं हुए, और जो परिणाम हम सोच रहे थे, भारत जो सोच रहा था, वो परिणाम वैसे निकले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। दोस्तों, ये जो युद्ध है, कारगिल जो वॉर हुआ था, ये 25 साल पहले लड़ा गया था, 1999 में। ठीक है, इस ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध की जो शुरुआत थी, ये शुरुआत जब हुई थी जब पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना मतलब एकदम चुपचाप, एकदम खतरनाक तरीके से जो कारगिल की जो पहाड़ियाँ थी, उनके जो ऊंचे ऊंचे जो इलाके थे, वहाँ पे इन्होंने अपने मतलब ठिकाने, अपने बंकर बना लिए थे। ठीक है दोस्तों, ये बात है 8 मई 1999 की, जब पाकिस्तान की जो 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिकार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम जो है, अपने 12 सैनिकों के साथ जो है, कारगिल की जो एक चौकी है जिसका नाम है आजम, उन्हें वहाँ पर मतलब कुछ भारतीय जो चरवाहे जो थे, जो मतलब मवेशी चराते हैं, पशु चराते हैं, उनको देखा। तो पाकिस्तानी जो सैनिक थे, उन्होंने आपस में डिस्कस किया, आपस में सलाह की कि क्यों ना जो चरवाहे हैं, भारतीय चरवाहे हैं, इनको बंदी बना लिया जाए। लेकिन उनमें से ही किसी एक सैनिक ने ऐसा बोला कि हाँ, अगर तुम इनको बंदी बना लोगे तो हमारे पास ऑलरेडी राशन लिमिटेड है, मतलब हमारे लिए ही कम है, तो फिर हमारा राशन तो वैसे जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर हम इनको भी रखेंगे तो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मतलब उन्होंने उनको जो चरवाहे थे उनको जाने दिया एज इट इज़। और जो चरवाहे थे वो कुछ 1.5-2 घंटे के बाद अपने साथ जो थे वो 6-7 जवान लेके वापिस आए। तो फिर जो जवान थे उन्होंने मतलब कुछ मतलब ऐसे जो दूरबीन होती है, दूरबीन से उन्होंने मतलब जो पहाड़ी के कुछ इलाकों को देखा, मतलब उनका मुआयना किया, फिर वो चले गए वापस। फिर दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास जो एक हेलीकॉप्टर है, मतलब इंडियन एयरफोर्स के पास एक हेलीकॉप्टर है, लामा हेलीकॉप्टर, मतलब ज़मीन के इतना नज़दीक उड़ रहा था कि जो कहते हैं कि जो वो वहाँ था ना, जो ये लेफ्टिनेंट जो था, कैप्टन जो था पाकिस्तान का, उसको जो भारतीय जो अंदर बैठे हुए थे सैनिक, उनके जो बैच थे वो साफ दिख रहे थे। मतलब समझ लो, इतना नज़दीक हेलीकॉप्टर लेके जा रहे थे। तो मतलब जब वो हेलीकॉप्टर लेके आए, तब उनको पहली बार मालूम पड़ा, किनको, भारतीय जो एयरफोर्स थी, जब भारतीय जो आर्मी थी, उनको पहली बार मालूम पड़ा कि हाँ, अभी पाकिस्तानियों ने ये ऊंचे जो स्पॉट हैं, कारगिल की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे इन्होंने अपने ठिकाने बना लिए हुए हैं। मतलब एक हिसाब से ये समझ लो कि वहाँ पे ऊंचे इलाकों पे इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया हुआ है। ठीक है, अब एक कारगिल के ऊपर एक बहुत ही फेमस जो है बुक है, विटनेस टू ब्लंडर, कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स। मतलब ये लिखी है मतलब पाकिस्तान सेना के ही एक रिटायर्ड कर्नल हैं, अशफाक हुसैन। ठीक है, उन्होंने लिखी हुई है। उन्होंने उस मतलब बुक में लिखा हुआ था कि मेरी खुद कैप्टन इफ्तिकार से बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि अगले दिन फिर भारतीय सेना के लामा हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे और उन्होंने आजम, तारिक और तशफीन चौकियों पर जमकर गोलियां चलाई। कैप्टन इफ्तिकार ने बटालियन मुख्यालय से, मतलब जो वहाँ का आर्मी जो हेडक्वार्टर था पाकिस्तान का, वहाँ से भारत की तरफ से जो हेलीकॉप्टर आके जो अटैक कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे, उन पर मतलब वापस काउंटर अटैक करने का मतलब वो मांगी, परमिशन मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना किया? ये मना करने का रीज़न था कि ये जो उन्होंने प्लानिंग किया था, ये एकदम भारत के लिए सरप्राइज़ था। ठीक है, वो क्या सरप्राइज़ था वो मैं आपको बाद में, मतलब वीडियो के बाद में वो माल बताता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, एक इंडियन एक्सप्रेस के पहले एक डिफेंस जर्नलिस्ट रहे हैं, जसवंत सिंह सॉरी, उनके जो बेटे हैं मानवेंद्र सिंह, वो मतलब वो कहते हैं, एक बार मतलब एक इंटरव्यू में बोला था उन्होंने कि मेरे एक मित्र, उनके मतलब एक जो फ्रेंड थे, वो आर्मी एक हेडक्वार्टर में काम करते थे, सेना मुख्यालय में काम करते थे।
तो उन्होंने मतलब उनको जो मानवेंद्र सिंह है उनको फ़ोन करके कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। तो मैं मतलब जो मानवेंद्र सिंह है वो उनको उनके घर पे मिलने के लिए गए। तो जो आर्मी वाले जो थे, जो उनके दोस्त थे, उन्होंने उनको बताया मानवेंद्र सिंह को कि ऐसे ऐसे कुछ जो बॉर्डर है, जो सीमा है, उस पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ गड़बड़ चल रही है। और क्योंकि पूरी पलटन, मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि क्योंकि पूरी जो पलटन है हेलीकॉप्टर के माध्यम से किसी मुश्किल जगह पर भेजा गया, मतलब कि उनको हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है वो कुछ बहुत ही ऐसे हार्ड हार्ड जो हैं इलाके हैं, बहुत ही सख्त सख्त इलाके हैं, मुश्किल इलाके हैं, वहाँ पे उनको भेजा गया है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे शायद कुछ घुसपैठ हुई है, बस उसकी उनको उस मतलब उस घुसपैठ से निपटने के लिए इनको ऐसा भेजा गया है वहाँ पे। तो फिर वो मानवेंद्र सिंह जो है उन्होंने जाके अपने जो उनके जो पिता हैं जो जसवंत सिंह जो हैं उनको बताया। फिर उन्होंने जसवंत सिंह ने मतलब जो उस समय के जो रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उनको कॉल किया। ठीक है, कॉल करके ये सब बताया। उनका जो मकसद था वो मकसद था कि भारत की जो सुदूर उत्तर की जो टिप है, जहाँ पर मतलब सियाचिन जो ग्लेशियर है, ठीक है, उसकी जो लाइफ लाइन जिसको मानते हैं, मतलब नेशनल हाईवे 1D को वो उसके ऊपर कंट्रोल लेना चाहते थे। क्यों कंट्रोल लेना चाहते थे? क्योंकि वो ऐसी एक अकेली रोड थी, एक ऐसा हाईवे था वो, जिसकी वजह से मतलब जहाँ पर लद्दाख की ओर जो जाने वाला, क्या बोलेंगे, बैकअप जो होता है, रसद समझो, राशन समझो, जो भी होता है, तो वहाँ से जाने वाले काफिलों की, मतलब वो जो काफिले जाते थे उनको रोककर उस पूरे इलाके पे कंट्रोल चाहते थे वो। और उसकी वजह से मतलब ये अगर वहाँ पे कंट्रोल कर लेते तो फिर मजबूरी में आके भारतीय जो ये थी आर्मी थी उनको सियाचिन ग्लेशियर छोड़ना पड़ता। और यही रीज़न था, यही जो मेन मोटो था कि किसका, पाकिस्तानी आर्मी का, कि वो भारत से सियाचिन पर जो कब्जा था वो उससे छुड़वाना चाहते। क्यों छुड़वाना चाहते थे? क्योंकि उस समय के जो आर्मी जनरल थे पाकिस्तान के, परवेज़ मुशर्रफ, वो उनको उस चीज़ का बहुत बुरा लगा था कि जब 1984 में भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था, तो उस बात से चिढ़े हुए थे। ये सारी जो प्लानिंग हुई थी, मतलब एक शांति वार्ता समझ लो, ये सब सारी चीज़ें होने के बाद भी उन्होंने ऐसा कदम लिया, वो ऐसा अपने पर्सनल लेवल पे कदम लिया, क्योंकि वो बात उनको बुरी लगी कि 1984 में भारतीय आर्मी ने, जो भारतीय ये है आर्मी, इंडियन आर्मी जो है, इसने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और बहुत ही हैरानी वाली बात थी कि ये जो घुसपैठ होने वाली थी, ठीक है, इसका जो भारतीय जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनको भी भनक तक नहीं लगी थी। सबसे हैरान हैरान तो मुझे ये बात करती थी। ठीक है, अब उस समय के जो ये थे नेशनल डिफेंस एडवाइज़र जो थे, ठीक है, और मतलब क्या नाम है उनका, सतीश चंद्र ने ये बताया था कि रॉ को, जो भारतीय जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ को, वो इस चीज़ को भाप तक नहीं पाई थी। ठीक है, लेकिन सवाल ये था कि वो इस ऐसा जो एक्शन ले रही थी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी, वो इस चीज़ को पकड़ पाते थे या नहीं पकड़ पाते थे। ठीक है, सवाल ये था। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई ऐसा कोई बड़े लेवल पे वहाँ पे कूच नहीं किया था, बड़े लेवल पे वहाँ पे, मतलब उन्होंने क्या किया, एक तो वो बहुत ही जो इलाका है ना, एकदम बहुत हार्ड इलाका है। उस हार्ड इलाके में उन्होंने ऐसा कुछ ज़्यादा आर्मी नहीं भेजी, ज़्यादा अपना ये क्या बोलेंगे उसको, हथियार वगैरह या बैकअप वगैरह नहीं भेजा। ठीक है, तो अगर वो ऐसा कुछ बड़े लेवल पे होता तो ही उनको मालूम पड़ता। ये तो बहुत ही छोटे लेवल पे था, और वो इलाका जो है, जिस इलाके पे उन्होंने कब्जा किया ना, वो इलाका एकदम बहुत खाली है, पूरा खाली है वो इलाका। ठीक है, तो रॉ को जो है, इंडियन इंटेलिजेंस जो है, उसको जब मालूम पड़ा जब ये जो टुकड़ियाँ थी, पाकिस्तानी टुकड़ियाँ थी पाकिस्तानी आर्मी की, ये जब इन्होंने कूच करना शुरू कर दिया ना उन इलाकों पे, तब उनको मालूम पड़ा। मतलब इस चीज़ का भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि शुरू में इंडियन आर्मी में जिस तरीके से उस सिचुएशन को डील किया था ना, वो कुछ खास नहीं किया था। मतलब एक लेफ्टिनेंट जनरल है, मतलब पुराने फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल हैं, हरचरणजीत सिंह पनाग, जो मतलब बाद में कारगिल में भी उनकी पोस्टिंग रही है। उन्होंने ऐसा एक बार कहा था इंटरव्यू में, एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तानियों का बहुत ही ज़बरदस्त प्लान था कि उन्होंने आगे बढ़कर खाली पड़े हुए बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। मैंने कहा था ना
कि उन्होंने क्या किया, वो इलाका एकदम खाली है क्योंकि वो बहुत ही हार्श इलाका है, मतलब वहाँ का जो वेदर है बहुत ही हार्श है, कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है, सूखी ठंड बहुत पड़ती है, ठीक है, हवा बहुत पतली है, ठीक है। तो वो उस इलाके पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। वो लेह कारगिल सड़क पर पूरी तरह से हावी हो गए थे, मतलब जो लेह से जो कारगिल की तरफ जो रोड जाती थी ना, जो हाईवे जाता था, वो उन्होंने उसको उस पर पूरा मतलब एक हिसाब से कंट्रोल कर लिया था, और उस पर एक हिसाब से ये समझ लो कि हावी हो गए थे पूरा, ठीक है। लेफ्टिनेंट पनाग ने यह भी बोला था कि 3 मई से लेकर जून के पहले हफ्ते तक हमारी सेना का जो प्रदर्शन था, मतलब जो इंडियन आर्मी ने जो काउंटर जो किया था, जो डील किया था, वो बहुत ही बिलो एवरेज था, ठीक है। बिलो एवरेज मतलब कि बहुत ही मतलब साधारण तरीके से उन्होंने उसका जवाब दिया था, ठीक है। और उन्होंने फिर ये बोला था कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पहले 1 महीने हमारा जो प्रदर्शन था वो बहुत ही एकदम शर्मनाक रहा। उसके बाद जब 8वीं डिवीज़न ने चार्ज लिया तो हमें इस बात का एहसास होने लगा कि उस इलाके में कैसे काम करना है। तब जाकर हालात सुधरना शुरू हुए। हाँ, निश्चित रूप से बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, क्योंकि एक तो पहाड़ियों में आप नीचे थे और वो ऊंचाइयों पर थे, ठीक है। फिर मतलब उस समय जब इंटरव्यू में जो लेफ्टिनेंट पनाग थे, उन्होंने उस सिचुएशन को इस तरीके से मतलब समझाया था कि ये उस तरह हुआ है कि आदमी सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ है और आप नीचे से चढ़कर उसे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी दिक्कत थी, मतलब दूसरी जो दिक्कत थी कि उस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, और तीसरी बात ये थी कि जो मतलब अगर हम किसी पहाड़ी पे अटैक कर रहे हैं ना, मतलब पर्वतीय इलाकों में, मतलब अगर हम अटैक कर रहे हैं तो उस तरह के अटैक के लिए जो हमारी आर्मी इतना ट्रेन नहीं थी, ठीक है, मतलब वो कमज़ोर थी उस तरीके के कॉम्बैट में। दोस्तों, मतलब उस समय जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे, वो आर्मी के जो ये थे, चीफ थे, हेड थे, उन्होंने भी बोला था कि जो उनके उनके हिसाब से एकदम परफेक्ट प्लान था, बहुत ही शानदार प्लान था। वो तो ये तक भी कहते थे कि इंडियन आर्मी के हिसाब से जो इंडियन आर्मी का नुकसान हुआ था वो मतलब 500 के ऊपर कुछ सैनिक मारे गए थे, और 1300 के ऊपर जो जवान थे वो मतलब जख्मी हुए थे। लेकिन वो उनका मानना ऐसा था कि ये जो गिनती इंडियन आर्मी ने बताई है, ये गिनती गलत है, मतलब इससे दुगने जो है, जो गिनती है इससे दुगनी है। अब बात करते हैं कि ये जो युद्ध था, मतलब जो शुरुआत में लग रहा था कि हाँ अभी पाकिस्तान जीत जाएगा और पाकिस्तान एकदम पूरा कंट्रोल लेके बैठा था, ठीक है। फिर उसमें टर्निंग पॉइंट कहाँ आया, मतलब ये जो बाजी थी ये पाकिस्तान के हाथों से निकलकर ये भारतीय जो आर्मी थी, भारतीय जो सैनिक थे, इनके हाथ में कैसे आई, ठीक है। दोस्तों, जून का जो दूसरा हफ्ता जो था वो जब मतलब ख़त्म हो रहा था, ये जो ख़त्म होते होते ना कुछ चीज़ें जो थी, मतलब कुछ चीज़ों का कंट्रोल समझ लो, या एक हिसाब से युद्ध का कंट्रोल जो था धीरे धीरे वो भारतीय सेना के नियंत्रण में आने लगा था, ठीक है। और उस समय के जो भारतीय सेना के जो प्रमुख थे, जनरल वेद प्रकाश मलिक नाम है उनका पूरा, मतलब उनसे एक बार ऐसे पूछा गया था कि लड़ाई, ये जो युद्ध था, इसका टर्निंग पॉइंट क्या था। तो फिर उन्होंने, मलिक का जो बयान था, जो जवाब था, उन्होंने बोला कि जो तोलोलिंग पर जो जीत थी ना, वो जो मतलब जो हमला था, जब उस पर हमने पूरा कब्जा कर लिया तोलोलिंग पे, वो हमारा टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। और वो ऐसा बोलते हैं कि वो पहला हमला ऐसा था कि जिसे हमने कोऑर्डिनेट किया था, और ये मतलब हमारे लिए उस तरह की सिचुएशन में बहुत ही बड़ी सफलता थी हमारे लिए। और ये जो जब कब्जा कर रहे थे तोलोलिंग पे, कब्जा करने का जो प्रोसेस था, या समझ लो कि जो युद्ध हो रहा था, वो मतलब आई थिंक 5 दिन तक चला था वो, ठीक है। मतलब एक हिसाब से हाँ 1 हफ्ता मान के चलो लगभग, कि 1 हफ्ते तक चली थी ये लड़ाई। और ये जो दोस्तों, ये जो लड़ाई थी ना, वो एकदम इतनी नज़दीक से चली थी ना, मतलब एकदम आमने सामने से चली थी कि दोनों ही जो ये सैनिक थे, जो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, मतलब उनकी गालियां इधर सुनाई दे रही थी, इधर की गालियां उधर सुनाई दे रही थी, ठीक है। आप ये समझ लो। और जनरल मलिक ये भी कहते हैं कि हमें मतलब इसकी जो एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी, क्योंकि वो उस पर तोलोलिंग पर कब्जा करते करते मतलब
इंडियन आर्मी की बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई थी। मतलब 6 दिनों तक हमें मतलब उनको ऐसी घबराहट सी थी ना कि ये हो क्या रहा है, क्या होने जा रहा है। लेकिन जब वहाँ पे जीत मिली, मतलब जब हमने तोलोलिंग पर कब्जा कर लिया, तब अपने सैनिक जो उनके इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे और उनके जो ऑफिसर्स थे, उन पर मतलब ऐसा भरोसा हुआ कि हाँ अब ये सिचुएशन हम काबू कर लेंगे। ऐसा दोस्तों, ये जनरल मलिक जो थे वो इस जीत को इतना बड़ी पहली सफलता, मतलब बहुत बड़ी सफलता क्यों मानते थे, उसका भी एक रीज़न था। दोस्तों, ये जो युद्ध था ना, और जिस तरह के इलाके में लड़ा जा रहा था ना, वो मतलब एकदम एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं, एकदम एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम कंडीशंस में लड़ा जा रहा था। ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था ना, वो समझ लो कि 100 किलोमीटर के रेडियस में लड़ा गया था। मतलब इतने बड़े इलाके में लड़ा गया था। तो और वो भी इस तरह के जो एकदम खतरनाक पहाड़ी, सूखे, ठीक है, और जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ऐसे इलाके में। ठीक है। और जो पाकिस्तानी जो सैनिक थे, करीब करीब 1700 के आसपास, वो मतलब भारतीय जो इंडियन जो वो थी ना, बॉर्डर था, इंडियन बॉर्डर जो था, उसके करीब करीब मतलब आई थिंक 8-9 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे। ठीक है। इस युद्ध में अपनी इंडियन जो आर्मी थी उसका बहुत नुकसान हुआ था। एक आर्मी में एक कहावत है, कहावत बोली जाती है, माउंटेन ईट्स ट्रूप्स। मतलब यानी जो पहाड़ है वो सेना को खा जाते हैं। ठीक है। अब आप इस युद्ध को समझो कि ये किस तरह का युद्ध था। मतलब अगर ये जो युद्ध है, अगर जमीन पर लड़ रहे हो, तो जो अटैक करने वाली जो है आर्मी जो है, ठीक है, उसको मतलब वो 3 गुना होनी चाहिए किसके अगेंस्ट, जो डिफेंस कर रही है। अब यहाँ पे डिफेंस कौन कर रही थी? पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि वो ऊंचाई पर थी। ठीक है। और अटैक कौन कर रही थी? जो इंडियन आर्मी थी। मतलब ये जो युद्ध है ना, ये मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। अगर समझो कि नॉर्मल ज़मीन पे, प्लेन ज़मीन पे अगर युद्ध लड़ा जा रहा है, तो जो डिफेंस करने वाली जो आर्मी होती है, और एक होती है अटैक करने वाली आर्मी। अब अटैक करने वाली आर्मी जो है वो 3 गुना होनी चाहिए किसके सामने? जितनी डिफेंस करने वाली है। मतलब कि अगर डिफेंस करने वाले 3 सैनिक हैं, तो वहाँ पे अटैक करने वाले कम से कम 9 सैनिक होने चाहिए। ठीक है। अब यही संख्या, यही अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं पहाड़ों में, तो पहाड़ों में ये जो गिनती है वो जहाँ वो 3 गुना है, यहाँ पे 9 गुना हो जाएगी। मतलब कि अगर डिफेंस करने वाला 1 सैनिक है, तो उसके सामने अटैक करने वाले 9 सैनिक होने चाहिए। ठीक है। और ये जो युद्ध हो रहा था, ये तो वैसे भी ऐसी सिचुएशंस में हो रहा था ना, मतलब कारगिल जैसे इलाके में, वहाँ तो ये जो कंपैरिजन है ये 27 गुना बढ़ जाता है। मतलब कि अगर डिफेंस करने वाले जो आर्मी है उसका 1 जवान है, तो अटैक करने वाली आर्मी के पास कम से कम 27 जवान होने चाहिए। ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो लड़ाई थी ये किस लेवल की लड़ाई थी। ठीक है। भारत ने तो वैसे पहले मतलब उनको हटाने के लिए अपनी पूरी डिवीज़न लगाई थी, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा बटालियंस को बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बुला लिया था, मतलब इस युद्ध के लिए, आप समझो। दोस्तों, इसमें मुशर्रफ ने एक और चीज़ बोली थी कि अगर पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स थी, अगर वो उनका उस समय थोड़ा साथ देते ना, तो आज के समय में कहानी और इस युद्ध के परिणाम कुछ और होते। उनका ऐसा मानना था। और दोस्तों, मतलब उस युद्ध में हमारे जो भारतीय वायुसेना है उनका भी शुरू में नुकसान हुआ था। उसमें शुरू में जब ये सिचुएशन शुरू हुई, जब ये इधर से उधर मतलब युद्ध चालू हुआ, तब ये जो अपनी इंडियन एयरफोर्स थी, इसने उस इलाकों पे तो हमले कर ही रही थी। ठीक है। फिर इन्होंने साथ की साथ ये पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस के भी कुछ इलाकों पर जो उनके आर्मी एरिया है वहाँ पे अटैक कर रही थी। ठीक है। और इसी अटैक में मतलब उनके भारतीय इंडियन आर्मी जो है उनके एक मिग फाइटर, ठीक है, और एक फाइटर हेलीकॉप्टर ये हो गया था, मतलब उन्होंने उड़ा दिया था, ख़त्म कर दिया था। किसने? पाकिस्तानी आर्मी ने। ठीक है। ये एक नुकसान हुआ था शुरू में। तो ये बात तो सच है कि शुरू में पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय
जो आर्मी है उसके 2 मिग विमान और हेलीकॉप्टर खोने पड़े। लेकिन भारतीय वायुसेना और जो बोफोर्स तोपें होती है ना, ठीक है, उन्होंने बार बार जो है मतलब एकदम खतरनाक तरीके से पाकिस्तानी ने जिस इलाकों पर ये किया हुआ था, कब्जा किया था, उनके ठिकानों पर एकदम ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर रहे थे। ठीक है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से स्ट्राइक कर रहे थे। ठीक है, फिर एक जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं और एक लेखक हैं नसीम जहरा। उन्होंने अपनी एक बुक है फ्रॉम कारगिल टू द कूप, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये जो हमले किए थे ना इन्होंने, बोफोर्स तोपें और इंडियन एयरफोर्स ने, ये इतने भयानक और सटीक थे ना कि उन्होंने पाकिस्तानी जो चौकियाँ थी, जो बंकर थे, उनका चूरा बना दिया था। ठीक है, और उसमें भी पाकिस्तानी सैनिक जो थे मतलब वो बिना राशन पानी के लड़ रहे थे। ठीक है, और बिना राशन पानी और बिना जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ, मतलब अगर वहाँ पे कोई बंकर बना रहे हैं, कोई चौकी बना रहे हैं, और उस तरह के इलाके में जो जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो भी नहीं थी उनके पास। मतलब यहाँ तक कि वो अपनी गन्स का भी ढंग से रख रखाव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो जो उनकी बंदूकें थी वो एक हिसाब से ये समझो कि हाँ अभी मतलब लकड़ी ही बन गई थी, एक हिसाब से छड़ी बन के रह गई थी। बाद में इंडियन आर्मी ने ये भी एक्सेप्ट किया था कि हाँ अभी ये जो हमले इन्होंने किए थे ना, मतलब एक छोटे छोटे ठिकानों पर पाकिस्तानी के जो बनाए हुए थे बंकर, वो ऐसे थे कि जैसे किसी मूंगफली को किसी हथौड़े से तोड़ना। ठीक है, आप समझो इस चीज़ को कि इस तरीके की ज़ोरदार जो है स्ट्राइकिंग चल रही थी उस समय। ठीक है, मतलब एक बात है, कारगिल लड़ाई में एक कमांडर रहे हैं, कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी। उनका मानना है कि कारगिल युद्ध में वायुसेना की जो एक भूमिका थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, क्योंकि जिस इलाकों पर पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा किया हुआ था, ठीक है, जब वहाँ पर इंडियन आर्मी के जो फाइटर जेट्स थे उनकी आवाज़ जब सुनाई देती थी ना, तो वो एकदम दहल जाते थे। आप सोचो किस ज़बरदस्त तरीके से स्ट्राइकिंग चल रही थी। फिर वो जो जून का जो 2nd वीक था ना, उससे जो इंडियन आर्मी थी उनको ऐसा एकदम खतरनाक तरीके का मोमेंटम मिला ना, मतलब एकदम जो आगे बढ़ते गए वो एकदम जुलाई के एंड तक बना रहा वो। ठीक है, फिर फाइनली जो उस समय के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, नवाज शरीफ, उनको युद्ध को रोकने के लिए, क्योंकि देखो युद्ध शुरू किसने किया था, पाकिस्तान ने, अब ख़त्म कौन करेगी, भारतीय आर्मी। अब वो उनको मालूम था कि हाँ अभी भारतीय आर्मी इसको, ये जो इन्होंने कब्जे किए हैं गैर तरीके से, इनको वो वापिस से अपने कब्जे में ले ही लेगी किसी न किसी तरीके से। तो वो चाहते थे कि इस युद्ध पे मतलब विराम लग जाए, तो जो वहाँ की चौकियाँ हैं वो तबाह ना रहे और वहीं पे वहीं रहे और वहीं पे उनका कब्जा बना रहे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इस युद्ध को रोकने के लिए वो मतलब अमेरिका गए, और उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो थे बिल क्लिंटन। ठीक है, और वो गए भी तभी, ठीक है, कब गए थे, जब मतलब अमेरिका का इंडिपेंडेंस वो था, डे था, और मतलब 4 जुलाई 1999। ठीक है, लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं थे। फिर इन्होंने बहुत ही ऐसा एकदम बोलते ना, जो इनका मेन जो काम है भीख मांगने लगे, तब जाके बिल क्लिंटन मतलब उनको मिले। लेकिन उनका वो एकदम ऐसा ऑफ मूड में मिले, क्योंकि उस समय अमेरिका की ये थी ना स्वतंत्रता दिवस था, और उसी दिन ये ऐसी सिचुएशन लेके उनके पास जाएंगे तो वो कहाँ मिलेंगे वो। ठीक है, नवाज शरीफ थे, इन्होंने ऐसा एकदम जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनको बोला कि मैं आपसे एकदम अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन जो बिल क्लिंटन थे उन्होंने एकदम ऐसा चिढ़ कर बोला कि जो बात करनी है यहीं पे बोलो, क्योंकि मतलब उनके जो वो होते हैं न्यूज़, क्योंकि क्लिंटन चाहते थे कि उन दोनों के बीच में जो भी बात हो उस बात का पूरा मतलब सबूत हो, और क्या क्या बात हुई है और उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स बने जाए। ठीक है, मतलब ये इसीलिए उन्होंने उस चीज़ को एकदम चिढ़कर मना कर दिया। ठीक है, बाद में मतलब क्लिंटन ने उनको ऐसा साफ साफ ये भी बोला कि आपको हमने पहले ही बोला था कि आप बिना किसी शर्त के मतलब अपने जो सैनिक है वो हटा दो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।
इसीलिए हम पहले से ही ऐसा एक स्टेटमेंट तैयार करके बैठे हैं। और इस तरह ये फिर जो पाकिस्तान सिचुएशन की बनी है हार हुई और ये जो कारगिल इसके युद्ध जो में। परिणाम होंगे, तो इसका दोस्तों, जो ये पूरा था आज का पूरा वीडियो। पूरा जो ठीक है, कसूरवार रहेगा आज के वीडियो वो में बस पाकिस्तान इतना ही। रहेगा। ठीक है, अगर और आपको वीडियो अच्छा लगे जब ये तो बात प्लीज़ लाइक करें, नवाज शरीफ कमेंट ने सुनी करें ना तो वो और एकदम हमारे हक्का बक्का वीडियो रह को गया, शेयर करना ये ना क्या भूलें। हो गया। ठीक है, मतलब और कल कि एक अब और वो नए तो वीडियो गए के तो साथ थे, मिलेंगे उनकी हम। हेल्प लेने के तब लिए।